हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम आज की वीडियो में आपके लिए कक्षा 6 के पाठ 5 का अभ्यास के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। जो पाठ 5 का नाम है आपका पदार्थों का पृथक्करण। तो बेटा आज की वीडियो में हम आपको पाठ 5 के क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आपकी बुक में पीछे अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, क्यों होती है बेटा? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये है प्रश्न 1। तो इसका उत्तर 1 है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है बेटा। ठीक है, जो उसके साथ मिश्रित होते हैं। शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़े जैसी छोटी बड़ी अशुद्धियों को दूर करते हैं। चावल या दाल पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी कण की जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि हमें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो वस्तु होती है हमारी, कोई पदार्थ होता है, उसमें हानिकारक और गैर उपयोगी चीज़ें उसमें मिश्रित होती हैं, यानी कि मिली होती हैं। उनको अलग करने के लिए इसका पृथक्करण की आवश्यकता होती है। 2 उदाहरण है, जैसे हाथ से चुनकर गेहूं से गंदगी, पत्थर, भूसी जैसी अशुद्धियाँ निकालते हैं, और दाल या चावल को धोते हैं तो इसमें पानी डालने से धूल और मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। तो आपका प्रश्न 1 पूरा हो जाता है। अब प्रश्न 2 है, निष्पावन से क्या प्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? मतलब निष्पावन जो वर्ड है यहाँ पर, उसका क्या मतलब है? तो किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाती है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। आपने जब देखा होगा बेटा, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि गेहूं कट के जो खेतों में आता है तो गेहूं की बालों से बीजों को अलग करने के लिए वो इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में क्या होता है, जो भी उनका बर्तन होता है जिसमें कि गेहूं को लेकर और हवा के आगे छोड़ा जाता है, तो धूल जो भूसी के कण होते हैं वो उड़कर हवा के साथ आगे गिर जाते हैं, और जबकि गेहूं जो भारी कण होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इस प्रकार भूसा और अन्य कण अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने को आप भूसे और धूल के कणों से कैसे पृथक करेंगे? मतलब दाल में अगर भूसा है या धूल के कण हैं तो कैसे पृथक करोगे? तो उसका उत्तर है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से भूसे एवं धूल के कणों को हस्तचयन विधि द्वारा, मतलब हाथ से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, हस्तचयन मतलब हाथ से चुन के निकालना। ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, चालन विधि से क्या प्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? मतलब चालन विधि क्या होती है, इसका मतलब पढ़ेंगे हम। अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। जैसे चलनी होती है, जैसे हम चाय छानते हैं, चलनी से हम चाय छानते हैं ना बेटा, और चाय में क्या होता है, वो विधि चालन विधि कहलाती है। छलनी सामान्य आकार वाले अवयवों को छेद में से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रह जाती हैं। जैसे कि हम इन दिनों चाय बनाते हैं, उसमें अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, तो छलनी क्या करती है, भारी जो मोटे कण होते हैं उनको छलनी में ही रोक के रखती है, और वो नीचे से जो गुजरने वाले कण होते हैं उनको हो जाती है, निकलने देती है। इसी तरह से आटे की मिलों में आटों से अनाज के कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रणों से, बेटा जो रेत का और सीमेंट का मिश्रण होता है वो भी देखा होगा आपने। बड़े बड़े छालने की जो छलनी होती है वो क्या कहते हैं उसको, XYZ जो भी कहते हो, लेकिन वो जो मकान बनता है हमारा, तो वो छानने के लिए, जिसमें कि
आजू बाजू से 2 मजदूर पकड़कर इसको छानते हैं, उसमें इसी विधि का, चालन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। प्रश्न 5 है, रेत और जल के मिश्रण को आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। एक कोई रेत का और जल का मिश्रण है, तो आप जल को कैसे पृथक करेंगे। तो उत्तर है, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। क्या क्या चरण, क्या क्या स्टेप हम यूज करेंगे। एक कंटेनर को कुछ समय के लिए मिश्रण में एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण को छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट है, कंटेनर के तले पर रेत जमा हो जाएगी, इसे अवसादन कहते हैं। ठीक है बेटा। जो अगर हम पानी में किसी रेत को घोलकर छोड़ देंगे तो रेती नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा, इस विधि को अवसादन विधि कहते हैं। ठीक है बेटा। पानी को धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में डालेंगे, इसे निस्तारण कहते हैं। रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का यूज भी कर सकते हैं, ये इसे निस्यंदन कहते हैं। तो ये इसमें 3 विधियों के नाम आपको दिए गए हैं, ये आपको ये याद करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है बेटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आटे और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक करना संभव है। अगर हाँ, तो आप ऐसे कैसे पृथक करेंगे। इसका आंसर है हाँ, आटा और चीनी के मिश्रण से चीनी को पृथक कर सकते हैं। इसके लिए हम चालन विधि का प्रयोग करेंगे। बेटा, जब चल्ली में छानेंगे हम, तो जो चीनी होगी वो चल्ली के अंदर रह जाएगी, जो आटा होगा उसमें से चल्ली में से निकल कर नीचे आ जाएगा। ये हमारी चल्ली है, इसमें गोल गोल छेद होते हैं। जब इसमें हम डालेंगे आटे और चीनी को, तो जो आटा होगा नीचे से निकल आएगा, और जबकि चीनी होगी इसके कण बड़े बड़े होते हैं, तो ये चलनी में रह जाएगी। ठीक है बेटा। ये हमारी कोई चलनी है। प्रश्न 7 है, पंकिक जल के नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर है, अगर हम पंकिल जल को फिल्टर पत्र की सहायता से निस्यंदन करेंगे तो स्वच्छ जल प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है धान के दोनों दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, इसमें थ्रेसिंग आएगा। दूसरा है, किसी एक कपड़े पर दूध उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, इस क्रिया को पृथक्करण की क्रिया कहलाती है, निस्यंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक का प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो बाष्पन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अगला देखते हैं। अगला है, चौथा है, जब पंकिल जल को पूरी तरह से रात भर बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसके उपयोग में होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, निस्तारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तारण विधि कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको उत्तर 9 है। क्वेश्चन 9 है, सत्य अथवा असत्य। तो ए है आपका, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसका है असत्य। बी है आपका, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं क्या। तो इसका बी का असत्य है। थर्ड है आपका, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, असत्य है। हमने अभी बताया था चाय की पत्ती वाला चालन विधि से हो जाता है। ठीक है बेटा। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर 10 है उसका। क्वेश्चन 10 पढ़ के सुना दे रही हूँ। जल में चीनी तथा नींबू के रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने के पहले डालेंगे या बाद में। किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो बेटा, इसमें एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है ये।
इसमें पूछ रहा है कि जब आप पानी में चीनी तथा नींबू डालकर शिकंजी बनाते हैं तो इसमें आपको जो शक्कर होती है, चीनी होती है, वो बर्फ़ से पहले डालना चाहिए या बर्फ़ के बाद में। तो बेटा ये जो शक्कर होती है हमारी या चीनी, वो बर्फ़ डालने से पहले डालना चाहिए। ठीक है बेटा, बर्फ़ से पहले डालना चाहिए, क्योंकि पहले डालने से उसका तापमान जो होगा पानी का ज़्यादा होता है और बर्फ़ डालने के बाद में तापमान कम होता है। तो जब ज़्यादा तापमान होगा तब चीनी की ज़्यादा घुलने की संभावना रहती है, इसलिए चीनी जो है हमें बर्फ़ से पहले डालना चाहिए। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिल सकें। ठीक है बेटा, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।